बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं अपने भाई की बात सुनकर फटी फटी आंखों से इसे देख रही थी। मुझे ना अपनी स्मार्ट पर यकीन था, ना है इस पर कैसे ऐसे अल्फाज भी अपने भाई के मुंह से सुनूंगी। मैंने कहा, भाई आप होश में थे हैं? वो नशे में चूर अपने पाँव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे की दीवार से लाकर दीवार के सहारे खड़ा हो गया। कहने लगा, हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, रात को तैयार रहना। मैंने इसे कहा कि मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं करूँगी। कहने लगा, अगर तुम शराफत से ना मानी तो मेरे पास फिर दूसरा रास्ता भी है। ये कहकर वो नशे से चूर मेरे कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते इसने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। ये देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं अपने नशई भाई से ये तवक्को नहीं कर सकती थी। मैं फौरन दरवाजे के पास गई, जोर जोर से दरवाज़ा बजाने लगी, रोने लगी, मगर दरवाज़ा नहीं खुला। पूरी रात मेरे रो कर गुजरी थी। दरवाज़ा पूरा दिन भी बंद रहा। भूखी प्यासी दरवाज़ा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया था। शायद इसीलिए कि मेरा भाई जिस घर में मुझे लाया था, यहाँ करीब कोई आबादी ना थी। मुझे नहीं पता था कि वो अपने नशे की लत पूरी करने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। बहन भाई जैसे पाकीज़ा रिश्ते की यूं धज्जियाँ उड़ा सकता है। ये एक सुनसान सा इलाका था, करीब कोई घर तमीर ना था सिवाय वाहद इसके एक घर के। मेरा भाई जब मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया तो मैंने कहा कि आप मुझे कहाँ ले आए हैं? यहाँ तो आबादी ही नहीं। वो कहने लगा, जी तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है, यहाँ आसपास कोई नहीं रहता, मुझे वापस अपने पुराने घर में जाना। वो कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वो घर मैंने बेचकर ये खरीद लिया है। वो मुझे इस सुनसान घर में ले आया। वो घर बलाशुभ हमारे पुराने घर से बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे डर सा लग रहा था। अभी चंद दिन ही हुए थे हम यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असल मकसद भी बयान कर दिया। वो मुझसे बदकारी करवाना चाहता था और मेरे पैसे से अपने नशे की लत पूरी करना चाहता था, जो पुराने घर में मुमकिन ना था, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी वालदा की वफात के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इसी वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख की प्यास को बर्दाश्त करके मैं निढाल सी हो गई थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी, जबकि कमरे का दरवाज़ा खुला। सामने एक पक्की उम्र का शख्स था। हट्टा कट्टा इसे देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे। वो मुझे देखकर बड़ी कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। मैंने कहीं कदम पीछे हट गई तो इस शख्स ने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी जन्म बढ़ने लगा। इसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं इस गुनाह के लिए राज़ी नहीं हूँ। वो कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुँह मांगी कीमत तय दी है। तुम्हारा ये कहकर वो मेरे पास आ गया। मैंने पूरी कुव्वत से इसे धक्का दिया। वो पीछे जाकर गिरा। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही वो मुझे बाजू से पकड़ चुका था। वो इस बार बहुत गुस्से में था। मुझे एक गाली बकी और बेड पर टपका दिया। मेरा सर बेड के किनारे पर जा लगा। मेरा सर इस जोर से लगा कि मुझे चक्कर आने लगे। कुछ इस 24 घंटे से भूखी प्यासी थी, खुद में इतनी हिम्मत नहीं रखती कि सामने वैसी इंसान से अपने बचाव के लिए लड़ सकती। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेकर तलू हुआ था। वो शख्स मेरे मुंह पर पैसे फेंक कर बड़ी हकारत से मुझे देखकर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने, देख ले अपना अंजाम। ये मर्द का माशरा है। लड़की तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए होती हैं। आइंदा जब मैं आऊँ तो झुक कर मेरे सामने पेश आना, वरना आज से ज़्यादा बुरा हशर करूँगा तुम्हारा। वो कमरे से जा चुका था और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहकर तकिया भगोने लगे थे। इस शख्स ने एक वहशियाना सलूक मेरे साथ बरता था। वो मेरे चेहरे और बाजू पर इसने जलते सिरगट बजाए थे। मैं रोती चलाती बिलबिलाती रही। वो मेरी अजियत पर कह के लगाता रहा। कहने लगा, ये मुझे धक्का देकर पीछे गिराने की सज़ा है। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। मैं भूख और अजियत को सह सहकर बिल्कुल नडाल हो चुकी थी, जबकि मेरा घटिया भाई मेरे कमरे में आया। मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर नज़रें बदल गया। इसने भूख के कुत्ते की तरह से मुन्नोट झपटे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा रात फिर से लाका हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कोई एहतजाज नहीं किया था। मुझ में इतनी शौकत ही कहाँ बची थी। कुछ देर बाद मेरा भाई इरफान मेरे लिए नाश्ते की ट्रे ले आया। पूरी चने चाय की ट्रे मेरे सामने रख कर कहने लगा, पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसों से लाया हूँ। मेरा जी चाहा इसके मुंह पर थूक दूँ, ये वो ट्रे उठाकर इसके मुंह पर फेंक दूँ। मैंने इसकी तरफ देखा, जैसे अपने किए पर वह ज़रा भी अफसोस ना था।
फिर वो मुझे चोर आँखों से देखकर कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें यूँ कैद करके। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे ये सब ना करना पड़ता। मेरी आँखों से आंसू बह रहे थे। मैं बहनें तो भाई की इज्जत होती हैं, इसकी गैरत होती हैं। वो तो अपने बहन की जानब उठने वाली मेरी आँख को फोड़ देते हैं, बड़े बाजार में लड़ पड़ते हैं। ये कैसा भाई था जो बहन के कमरे में एक गैर मर्द को खुद लाया था, सिर्फ चंद हजार के नोटों की खातिर। मेरी आंखों से कई आंसू बहकर मेरे रुखसार पर लगे, जहाँ पर किसी नमक पाशे की तरह से लगे थे। वो मुझे तड़पा गए थे, लेकिन ये शायद मेरी अजियतों भरी ज़िंदगी की इब्तदा थी। असल मौत तो इस वक्त हुई जब मेरे सक्के भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ मेरे वालदा का इंतकाल इस वक्त हुआ जब हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरी माँ ने इद्दत भी पूरी नहीं की थी कि लोग के जो जूठे बर्तन बांधने लगी ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन अम्मा लोगों के घरों में काम करती, शाम को थकी हारी आती तो घर के काम काज करने लगती। मैं इस वक्त 7 साल की थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के काम काज संभाल लिए थे। अरफान भाई इस वक्त 10 साल का था, लेकिन काम कुछ नहीं करता था। जैसे ही अम्मा काम पर जाती वो भी घर से बाहर निकल जाता, पूरा दिन घर की आवारा लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता। अम्मा के आने से पहले घर आ जाता, मुझसे कहने लगता कि अम्मा को ये मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफ़ी निकाल कर देता, मैं भी खुशी से रख लेती और अम्मा से भाई की कोई भी शिकायत ना लगाती। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वो 10 साल का था। एक बार रात के वक़्त अम्मा गहरी नींद सो रही थी। जब मेरी आंख अचानक से खुल गई, मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी। हम 2 ही तो बहन भाई थे, फिर बहनों को भाई से ज़्यादा मोहब्बत होती है, ये तो फितरी सी बात है। मैं कमरे से दबे पाँव बाहर आई तो भाई सहन में चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था, साथ ही साथ खांस भी रहा था। मैं ये देखकर हैरान हो गई, इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा था। मैं फौरन से भाई के पास गई। वो मुझे सामने देखकर बुखला सा गया। सिगरेट के धुएं की वजह से इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो इसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं देख चुकी थी। मैंने कहा, मैं अभी अम्मी को बताती हूँ कि आप सिगरेट पी रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ी थी। इसने फौरन से सिगरेट बजा दी। फिर मुझसे कहने लगा कि तुम मेरी प्यारी बहनों हो, अम्मा से कुछ मत कहना, मैं कल तुम्हें 2 टॉफ़ियाँ ला कर दूँगा। मैं फ़ौरन से मान गई, क्योंकि मुझे टॉफ़ीज़ चॉकलेट बहुत पसंद थी। इसके बाद तो भाई अपने इस रंजिश में बढ़ता ही चला गया। पहले सिगरेट का आदी हुआ, इसके बाद नशे के सिगरेट पीने लगा। रात को देर से घर आने लगा। जब अम्मा सो जाती तो वो घर से बाहर निकल जाता। मुझसे कहता कि मैं सहन में बैठकर इसका इंतज़ार करूं, जब वो आए तो चुपके से दरवाज़ा खोल दो ताकि अम्मा को खबर ना हो। वो और बदले में वो मुझे चॉकलेट ला कर देगा। मैं नहीं जानती थी कि मेरी छोटी सी लालच मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। अगर मैंने अम्मा को इस वक्त बता दिया होता तो अम्मा अरफान भाई को इस वक्त रोक लेती, लेकिन मैं तो चंद चॉकलेट की खातिर भाई की राजदार बन बैठी। एक दिन भाई घर आया तो इसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी। इसकी आंखें सुर्ख थी और इसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वो घर में दाखिल होते ही सहन की चारपाई पर ढह गया और सो भी गया। वो इस वक्त 15 साल का था जब इसने शराब पी थी, लेकिन मैं अम्मा को फिर भी कुछ नहीं बता पाई, क्योंकि मुझे चॉकलेट की लालच थी। भाई अब जो भी खाने लगा। जुआ जीत जाता तो मुझे बिरयानी खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जो जुआ बुरी चीज़ है। मैं रोज़ भाई के लिए दुआ करती कि वो जुआ जीत जाए। अम्मा जब सो जाती भाई घर से बाहर निकल जाता, जुआ जीत कर बिरयानी लाता, हम दोनों मिलकर खाते। जब वो 16 साल का हुआ तो अम्मा ने इसे एक वर्कशॉप पर नौकरी पर लगवा दिया। भाई बस चंद घंटे ही नौकरी करता, बाकी जुआ खेलने लगता। वर्कशॉप के मालिक ने अम्मा को भाई के बारे में सब कुछ बताया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, जुआ खेलता है, नौकरी भी ठीक से नहीं करता। मेरी माँ तो ये सब सुनकर रोने लगी, अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार अम्मा ने भाई को बहुत मारा था, खुद भी बहुत रोई थी कि मैं मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग आराम से बचे रहो, और तुमने खुद को किन चक्करों में
फंसा लिया है। इरफान मेरा भाई इस वक्त इस नशे का बुरी तरह से आदी हो चुका था। अम्मा का मार पीट इस पर बेअसर हो चुकी थी। अब वो पूरा दिन घर में बैठा रहता। रात को एक पाउडर लाता और कागज़ के होल बनाकर इस पाउडर को इस होल के ज़रिए सूंघता और पाउडर नाक के ज़रिए बाइक के अंदर चला जाता और फिर वो दुनिया माफिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ इसे एक बार मंशियात के हॉस्पिटल में भी ले गई ताकि इसका इलाज हो सके, लेकिन वो वहाँ से भी भाग गया। अब वो अम्मा की तनख्वाह भी चोरी करने लगा। जब इसे नशा न मिलता तो वो बेचैन सा होने लगता, रोने लगता, पागल सा हो जाता, घर के बर्तन ज़मीन पर पटकने लगता। अब तो अम्मा भी इसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मेरा भाई 20 साल का हो चुका था और मैं 17 साल की। जब एक मेरा भाई 20 साल का हो चुका था और मैं 17 साल की। जब एक दिन भाई अम्मा से पैसे मांग रहा था। अम्मा ने साफ इनकार कर दिया तो पहले तो घर की चीज़ें तोड़ने लगा, लेकिन अम्मा ने फिर भी इसे पैसे ना दिए तो नशा ना मिलने की वजह से दीवानगी पर उतर आया। इसने अम्मा का गला दबाना शुरू कर दिया। ये देखकर मैं भाई से अम्मा का गला छुड़वाने लगी, लेकिन वो अम्मा को छोड़ने को तैयार ही ना था। मुझे भी ज़ोर से धक्का दे दिया। मैं फर्श पर जा गिरी। वो बार बार अम्मा से पैसों का तकाजा कर रहा था, साथ साथ अम्मा का गला घोंट रहा था। जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास आई ताकि अम्मा को छुड़वा सकूं। इस वक्त तक अम्मा मर चुकी थी। ये देखकर मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। बाइक का जुनून भी एकदम ख़त्म हो गया। इसने जैसे ही अम्मा का गला छोड़ा, अम्मा का मुर्दा वजूद ज़मीन बोस हो गया। ये देखकर बाइक की रंगत भी उड़ गई थी। मेरे रोने की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले हमारे दरवाज़ा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मैंने जानबूझकर अम्मा को नहीं मारा। मुझे तो खुद भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों को ये बता दिया कि मैंने अम्मा का गला घोंटा है तो ये मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी चढ़ा देगी। क्या तुम मुझे देख सकती हो मरा हुआ? अभी अम्मा के गम में तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़ा सकती थी? इस वक्त वो खुद भी रो रहा था और इसने जो कुछ अम्मा के साथ किया था वो वाकई जुनून की के कफियत में था। मैंने इस बार भी अपने भाई की बात मान ली। इसके जैसे हर झूठे जुर्म पर जैसे बचपन से मैं पर्दा डाल दिया ही थी, अब बड़े जुर्म पर भी मैंने पर्दा डाल दिया था। अपने होंठ सी लिए थे, लेकिन इसका सिला मुझे क्या मिला? इसका सिला मुझे ये मिला कि इस भाई ने मेरी इज्जत को ताकदार कर रख दिया। कहते हैं कि बहनें भाइयों पर जान वार देती हैं और मैं इज्जत वार चुकी थी। इसके नशे ने पहले मुझसे मेरी माँ छीनी और आज मेरी इज्जत। वो मुझे इस मोहल्ले से निकाल कर इस बियाबान जगह पर ले आया, क्योंकि यहाँ पर मेरी राजदारी सुनने वाला कोई नहीं था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रख के जा चुका था। मैंने रोते धोते अपने पेट के दूज़ों को भरा। इससे पहले कि इरफान मेरे कमरे का दरवाज़ा लॉक करता, मैंने कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, दरवाज़ा लॉक मत करना। फिर यही हुआ। इरफान मेरी तरफ से मुतमिन हो गया और चला गया। जब वो घर से बाहर गया तो मैं भी कमरे से बाहर निकल आई। मैं जानती थी कि अब बेज़मीरा हो चुका है, इसलिए मेरे पास एक ही रास्ता बचा था, वो ये कि मैं यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मैं इस गुनाहों से बड़ी ज़िंदगी को नहीं गुजारना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो रात को फिर किसी को अपने साथ लेकर आएगा, वो खुद नशे करके सो जाएगा और वो लोग मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे। इसीलिए एक चादर खुद पर ओढ़कर अपना चेहरा छुपाए मैं घर से बाहर निकल गई। वो एक सुनसान बियाबान इलाका था। मुझे यहाँ तक नहीं मालूम था कि मुझे जाना कहाँ है। बस मैंने अपना सफ़र शुरू कर दिया। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफ़र ख़त्म नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नज़र नहीं आ रही थी। रात की स्याही बिछा चुकी थी। चल चल कर मेरे पाँव शल हो चुके थे। जब भी मुझे सामने में रोड नज़र आ गया, लेकिन शायद इस वक्त रात काफ़ी हो चुकी थी, इसीलिए वहाँ आकर गाड़ियाँ उक्का दुक्का गाड़ियाँ ही गुजर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस गाड़ी को रोककर पनाह मांगूं। जब अपना ही घर मेरे लिए महफूज पनाहगाह नहीं रहा। अपना सक्का भाई मेरा मुहाफ़िज़ बनने की बजाय मेरा दिलाल बन चुका था, तो किसी घर पर क्या भरोसा करती। इन्हीं सोचों में गुम सुनसान सड़क के किनारे चल रही थी जब एक पुलिस मोबाइल मेरे सामने आकर रुक गई। ये देखकर मैंने सुकून का सांस लिया कि अच्छा है मैं पुलिस वालों को मिल गई हूँ। अब मैं अपने भाई के बारे में सब कुछ बता दूंगी। वो पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा, कहने लगा, ये लड़की इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोने लगी और रोते हुए सारी बात इस इंस्पेक्टर को सुना दी। इसने कहा, ठीक है, तुम हमारी गाड़ी में बैठ जाओ, कल तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और इनको भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं ये सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा कि आप मुझे किसी दारुल मान में छोड़ दें। वो कहने लगे,
हाँ क्यों नहीं। मैं इस पुलिस मोबाइल की फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि इस वक्त इस मोबाइल में बस सिर्फ एक ही ऑफिसर था, जो गाड़ी भी खुद ही चला रहा था। काफ़ी देर गाड़ी मुख्तलिफ रास्तों पर चलती रही। मेरे होश इस वक्त उड़े जब वो पुलिस मोबाइल इस घर के सामने जाकर रुकी, जहाँ मेरे भाई ने मुझे कैद करके रखा था। इस घर के बाहर चंद अवाश किस्म के मर्द खड़े थे। अरफान भी इसके साथ मौजूद था। मैंने ये देखकर इस इंस्पेक्टर की तरफ देखा, जो कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। वो गाड़ी से नीचे उतरा और एक शख्स से कहने लगा, ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। ये सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा। इस शख्स ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़कर नीचे उतारा, फिर मुझसे फनकारते हुए बोला, तुम मेरे कब्जे में लड़की जहाँ विवाह कर जाएगी वापस यहाँ आएगी, और तेरे भागने की सजा जो तुझे आज मिलेगी तो तू अपने मौत मांगेगी। मौत ये कहकर इसने मुझे मेरे भाई के सामने इस पुलिस वाले की जानब फेंका। मैं लड़खड़ाती हुई इस कमीने के पहलू से जा लगी। वो शख्स कहने लगा, तो इसे यहाँ वापस ला है, इसीलिए पहला हक तेरा है। मैं ये सुनकर इरफान को पुकारने लगी कि वो मुझे बचा ले। शायद इरफान के खून ने कुछ जोश मारने की कोशिश की थी, लेकिन इस शख्स ने जेब से एक पुड़िया निकाली और इरफान की तरफ बढ़ा दी। कहने लगा, ये भी अब दुनिया पर घर से बेफिक्र हो जा। दरवाज़ा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत ये थी कि मुझे इस कमरे में से भी खौफ महसूस हो रहा था। कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे कांप जाने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ 4 लोगों ने ज्यादती की थी। इसके बाद मैं समझ चुकी थी कि इरफान तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी हूँ। मेरे लिए भागना मुमकिन नहीं। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था, मैंने वो कोशिश छोड़ दी थी। वो लोग चोर और डाकू थे, जिनके गिरोह में पुलिस के चंद एहलकार ऑफिसर भी शामिल थे। वो नशे का लालच देकर इरफान से चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरा भाई बदमाश बन चुका था। एक नशे की पुड़िया की खातर वो उन कुत्तों के तलवे चाटने के लिए भी तैयार हो जाता। शायद नशा ऐसी ही चीज़ है जिसे लग जाए इसके साथ साथ इसके घर वालों को भी बर्बाद करके रख देता है। मैंने इख्तलाफ भी छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे अब सख्ती भी कम कर दी गई थी। मगर एक दिन लोगों ने मेरे भाई को नशा नहीं दिया और इसे कैसी बात कही कि रूह लर्जा जाए। घर में बंद करके चले गए। घर में इस वक्त इरफान था या मैं, वो बार बार गेट पीट रहा था। कह रहा था कि अगर इसे नशा ना मिला तो वो मर जाएगा। वो तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन आज मुझे इस पर तरस नहीं आ रहा था। काफ़ी देर वो घर की मुख्तलिफ चीज़ें तोड़ता रहा, फिर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे नशा चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे कहीं से भी नशा ला कर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त इरफान की आंखें सुर्ख होने लगी। इस पर जुनून सा तारी होने लगा, वैसा ही जुनून जैसे इसने अम्मा को मार डाला था। मैं ये देखकर घबरा के पीछे हट गई। वो कहने लगा, मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें नशा देती हूँ। तुम पहले मुझसे दूर हटकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। वो मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली गई। दूध फ्रिज से निकाला, इसे गर्म किया, फिर इस गर्म दूध में 4 से 5 चम्मच चूहे मार दवा डाल दी और बाहर निकाल कर वो गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा कि इसमें नशा है, ये पी लो और भूल जाओ दुनिया के सारे गम, आज़ाद हो जाओ। इसने वो दूध का गिलास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद ही वो सो गया, फिर कभी ना उठने के लिए। आज मैं ये सोच चुकी थी कि वो लोग मेरे भाई से क्या मुतालबा करके गए थे। वो बदमाश इरफान से कह के गए थे कि अगर तुमने नशा चाहिए तो अपनी बहन के साथ बदकारी करो। ये सुनकर इरफान ने साफ मना कर दिया कि वो ये कभी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसकी बहन हूँ। इसलिए वो इसे नशा दिए बिना ही चले गए, क्योंकि वो जानते थे कि नशे की खातर वो कुछ भी कर सकता है। ये कैसी अजियत थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। इसीलिए मैंने एक इंतहाई कदम उठा लिया। वो चूहे मार दवा मैंने आज इन लोगों की शराब में डाल दी। ये जहरीली दवा मैंने इन लोगों के ड्राइवर से ये कहकर मंगवाई थी कि घर में चूहे बहुत हो चुके हैं, मुझे दवा डालनी है। वो ऐसी जहरीली दवा लाई जो 2 मिनट में ही चूहों का खात्मा तमाम कर दे। ऐसा ही हुआ था। वो लोग वापस आए तो मैं इरफान की मौत पर रो रही थी। मैंने कहा, नशा ना मिलने पर इरफान मर गया। इन लोगों ने इरफान को दफना दिया। रात को मुझसे शराब लाने का कहा। कहने लगे। मैंने वही शराब इन लोगों के सामने पेश कर दी।
जैसे पीते ही आधे घंटे में वो लोग मर चुके थे। मुझे अपने इस अमल पर कोई अफसोस ना था। मैं घर से बाहर निकल गई। मैं दारुल-मान चली गई और अब यहाँ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मुझे बस इस वक़्त का अफसोस है जब अरफान ने पहली बार से ड्रग पिया था और मैंने इसकी बात को राज रखा था। अगर मैं इस वक्त अम्मा से कह देती तो शायद हालात ऐसे ना होते। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।